नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे एग्जाम स्टडी विवेक सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं विवेक पांडे और आज हम लोग बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पे क्लास करने वाले हैं। आप सभी के खास डिमांड पे क्लास होने वाला है हिंदी व्याकरण। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर पूछा जाता है, सामान्य हिंदी पूछा जाता है, चाहे आप 9th 10th 11th 12th में हों, चाहे आप स्कूल में हों, चाहे आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, खास करके बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या फिर पीजीटी हिंदी से, तो आपके लिए बेहद खास वीडियो होने वाला है। या आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां हिंदी, सामान्य हिंदी, हिंदी व्याकरण पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा धैर्यपूर्वक देखें। और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, इसको अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर पहुंचाएं। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपका एक लाइक हमें बहुत ऊर्जा देता है। ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम एक बार सिलेबस को देख लें, समझ लें कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक एक करके उन सभी टॉपिक को हम पढ़ेंगे। अब ये वीडियो जितना देर तक हो, जितना लंबा जाएगा, अब उससे हम रुकने वाले नहीं हैं। वीडियो चाहे जितना लंबा हो, पर ये सेशन कंप्लीट होगा। यदि आप पढ़ने वाले छात्र होंगे तो धैर्यपूर्वक देखेंगे, नहीं पढ़ने वाले होंगे स्किप करके चले जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय। मतलब भाषा क्या है, हिंदी कहाँ से आया, कहाँ पे हिंदी बोला जाता है, बिहार में कौन सी भाषाएं हैं, हमारे पूर्वी भारत में कौन सी भाषाएं हैं, कहाँ कौन सी भाषाएं हैं, कौन सी लिपि है, लिपि क्या है, इसका सामान्य परिचय हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद वर्ण विचार हम लोग पढ़ेंगे, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, संयुक्त स्वर क्या है, अर्ध व्यंजन क्या है, इन सब पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शब्द विचार पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे परिभाषा और प्रकार कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज क्या है, उत्पत्ति इनकी कैसे हुई, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। बहुत बार रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसमें सामान्य हिंदी में बहुत फेवरेट टॉपिक है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द। रचना के आधार पे पढ़ेंगे, प्रयोग के आधार पे और अर्थ के आधार पे हम इनको पढ़ेंगे। उसके बाद शब्द विचार भी पढ़ेंगे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक सभी को पढ़ेंगे। फिर हम पद परिचय इसमें पढ़ेंगे, शब्द शक्तियाँ पढ़ेंगे, शब्द रूपांतरण यानी लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य पढ़ेंगे, वाच्य परिवर्तन, काल, कारक क्या हैं। फिर हम महत्वपूर्ण टॉपिक संधि को पढ़ेंगे, संधि के प्रकार को पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की संधियाँ होती हैं, कौन कौन सी हैं, संधि क्या है। फिर हम समास को पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, दोनों प्रत्यय को हम समझेंगे। वाक्य विचार पढ़ेंगे हम इसमें, अर्थ विचार को समझेंगे जिसमें पर्याय शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द या समानार्थी शब्द, इन शब्दों को भी हम देखेंगे। विराम चिन्ह जो पीसीएस एग्जाम तक में पूछता है, विराम चिन्हों को ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होने वाला है। शुद्धिकरण, शुद्ध और अशुद्ध शब्द को पढ़ेंगे, कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, वाक्य कौन सा शुद्ध है, वाक्य कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों को हम पढ़ेंगे, अलंकार को समझेंगे, अर्थ एवं प्रकार को समझेंगे। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, उपमाश्लेष, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा। ठीक है, उदाहरण तथा विरोधाभास सभी अलंकारों को हम समझेंगे। पत्र कैसे लिखते हैं, कोई भी पत्र कैसे लिखेंगे, पत्र एवं कार्यालयीय अभिलेख कैसे लिखेंगे हम। संक्षिप्तीकरण एवं पल्लवन, किसी भी पेपर को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, किसी भी सब्जेक्ट को शॉर्ट में कैसे कर देंगे। निबंध लिखेंगे और अपठित गद्यांश पद्यांश को भी समझेंगे और ख़ास करके लास्ट में इन सब का समरी जानेंगे। और पूरा जो भी आपको हमने सिलेबस बताया, इसमें से कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे, चाहे वीडियो जितना लंबा हो। आइए एक एक करके हम सभी टॉपिक को कवर करते हैं। आपका जहां क्वेश्चन आएगा ज़रूर हमें कमेंट करिएगा, हम ज़रूर आपको जवाब देंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक इसे फैलाइए, शेयर करिए। आइए क्लास को चालू करते हैं दोस्त। सबसे पहले हम पढ़ेंगे
भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय। देखिए, मानव जाति विकास के सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्व संप्रेषण का माध्यम रहा है। संप्रेषण का मतलब हुआ आदान प्रदान। भाषा जो है और संप्रेषण का सबसे बड़ा माध्यम क्या है? वह है भाषा। संप्रेषण का सबसे बड़ा माध्यम क्या है? भाषा। मतलब अगर हम अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं, तो हम जो बोल रहे हैं और आप जो समझ रहे हैं, ये दोनों कैसे संभव हो पा रहा है? ये भाषा से संभव हो रहा है। और जो इंसान है वो बहुत समय से ही सबसे महत्वपूर्ण माध्यम जो है मनुष्य के बीच के संप्रेषण का, आदान प्रदान का, किसी के विचारों को समझने और जानने का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो है भाषा। मनुष्य समाज की इकाई होता है तथा मनुष्य से ही समाज बनता है। समाज की इकाई होने के कारण परस्पर हम लोग आपस में अपनी विचार, अपनी भावना या कोई सूचना या कोई संदेश देना होता है, तो हम जो भी अभिव्यक्ति का माध्यम अपनाते हैं वही क्या कहलाता है? भाषा। सामान्य शब्दों में कहें कि भाषा किसे कहते हैं, तो हम भावों की अभिव्यक्ति को भाषा कहते हैं या विचारों की अभिव्यक्ति को भाषा कहते हैं। वह भाषा चाहे सांकेत भाषा हो अथवा व्यवस्थित ध्वनियों का, शब्दों या वाक्यों में प्रयुक्त कोई मानक भाषा हो। भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव और विचार एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं। ठीक है ना? वही भाषा है। हमने जो कहा और आपने जो समझ लिया, कहने और समझने के बीच का जो माध्यम है वही भाषा है। समझ आ रहा है? भाषा ही वह साधन है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान विज्ञान तथा अपनी महान परंपराओं को जान पाते हैं। अगर भाषा का हमें ज्ञान नहीं होता तो आप हमें समझ नहीं पाते, हम बोल नहीं पाते, बोलते और आप नहीं समझते अगर आपको भाषा का ज्ञान नहीं होता तो। हम पढ़ नहीं पाते, अपने पूर्वजों के लिखे हुए किताबों को समझ नहीं पाते, हम इतिहास को नहीं जान पाते अगर हमें भाषा का ज्ञान नहीं होता तो। संस्कार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, चीनी जैसी अनेक भाषाएं हैं। बहुत सारी भाषाएं हैं। भारत अनेक भाषा भाषी देश है। हमारे हमारे यहाँ अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, चाहे बिहार हुआ, चाहे गुजरात हुआ, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हुआ, अनेक जगह पे दक्षिण भारत हुआ, अनेक जगह पे अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं और अनेक बोली हैं और भाषाओं से ही मिलकर भारत राष्ट्र बना है। ठीक है ना? संस्कृत हमारी सबसे भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है। जो संस्कृत है हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है। सूत्र का मतलब हुआ जोड़ के रखने वाली, इसी से निकलने वाली सभी भाषाएं हैं, यही सूत्र है। तथा वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा यानी राज कार्य की भाषा है। आप समझिएगा, हिंदी राज कार्य की भाषा है। बात समझ में आ रहा है? राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि भारत की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, सिर्फ राज कार्य की भाषा है। राज कार्य का मतलब हुआ कि कोई भी काम होगा उसमें हिंदी का इस्तेमाल हो जाएगा, कोई भी राजकीय कार्य होगा उसमें हिंदी का इस्तेमाल होगा, पर हमारे यहाँ कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, मतलब राष्ट्र की कोई भाषा नहीं है। हम बहुभाषी हैं। ठीक है ना? भाषा के दो प्रकार होते हैं। अब आप समझिए कि भाषा के दो प्रकार हैं। पहला मौखिक और दूसरा लिखित। हम दो तरह से अपनी बातों को कह पाते हैं, दो तरह से संप्रेषण करते हैं, या तो मौखिक होता है या वो लिखित होता है। अभी आप हमें जो सुन रहे हैं वो मौखिक भाषा है, और सुन के जो भी नोट्स बना रहे होंगे वो लिखित भाषा है। तो दो तरह की भाषाएं हैं। भाषा के दो प्रकार हैं। भाषा के कितने प्रकार हैं? दो, एक लिखित और एक मौखिक। मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा, भाषणों तथा उद्बोधन के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, जबकि लिखित भाषा लिपि के माध्यम से लिख करके प्रयोग में लाई जाती है।
लिखित भाषा जो है वो किसके माध्यम से, लिपि के माध्यम से लिख करके प्रयोग में लाई जाती है। यद्यपि भाषा भौतिक जीवन के पदार्थों तथा मनुष्य के व्यवहार व चिंतन की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में विकसित हुई है। भाषा किसके लिए विकसित है, हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए। आप हमें अपनी विचार बताएं, हम आपको अपनी विचार बताएं, इसीलिए तो भाषा है। भाषा नहीं रहती तो आप हमें समझ नहीं पाते और हम आपको नहीं समझ पाते। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। हिंदी खड़ी बोली ने अपने शब्द भंडार का विकास दूसरी जनपदीय बोलियों, संस्कृत तथा अन्य समकालीन विदेशी भाषाओं के शब्द भंडार के मिश्रण से किया है, किंतु हिंदी के व्याकरण की विविध रूप अपने ही रहे हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के शब्द भी प्रयोग के आधार पर तथा व्यवहार के आधार पर आकर समाहित हो गए हैं। ठीक है ना? हिंदी में बहुत सारी भाषाएं आके समाहित हो गई हैं। भाषा में यह परिवर्तन, भाषा अस्थायी नहीं होती, इसमें दूसरी भाषा के लोगों के संपर्क में आने से परिवर्तन होते रहते हैं। भाषा में परिवर्तन होते हैं, ये बात ठीक है। कैसे परिवर्तन होते हैं? जब आप दूसरे भाषा के अन्य भाषी लोगों के व्यवहार में आते हैं तो उनसे बातचीत के द्वारा एक दूसरे लोगों में उनकी भाषाओं का समावेशन हो जाता है। हम किसी अन्य भाषी लोगों के साथ बैठ उठ रहे हैं तो उनके कुछ कुछ भाषा हमें जानकारी होंगे और हमारे कुछ कुछ भाषा उन्हें जानकारी होंगे। इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि के क्रम में ही आज हिंदी तथा राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, उड़िया, चाहे असामिया, मराठी आदि अनेक भाषाओं का विकास हुआ है। समझ आ रहा है? चलिए अब हम पढ़ेंगे भाषा के भेद। भाषा के क्या पढ़ेंगे? भेद। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, सामान्य सी बात है। पत्र लेखन, पुस्तक, समाचार पत्र आदि में लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं और विचारों का संग्रह भी हम लिखित भाषा में ही करते हैं। मौखिक भाषा और लिखित भाषा मूलतः सामान्य जनजीवन की बीच बातचीत में मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। इसे प्रयत्नपूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, स्वाभाविक हमें आ जाता है। ठीक है ना? जब भी हम अपने आसपास पड़ोस में रहते हैं तो भाषा हम किससे सीख लेते हैं? अनुकरण से सीख लेते हैं, नकल से सीख लेते हैं। यह स्वाभाविक आ जाता है। जन्म के बाद बालक जब अपने परिवार में रहता है, समाज के संपर्क में जाता है, तो परस्पर जब आपस में संप्रेषण होता है, बातचीत होता है, तो वह स्वाभाविक रूप से अपनी भाषा बोली सीख लेता है, जिसे सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन लिखित भाषा की वर्तनी और उसकी अनुरूप उच्चारण प्रयत्नपूर्वक सीखना पड़ता है। लेकिन लिखित भाषा का व्याकरण सीखना पड़ता है और मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्हों के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है। भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा क्या है और बोली क्या है? कई बार आपसे लोग पूछते हैं भाषा क्या है, बोली क्या है, तो आप जान लीजिए। एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को हम बोली कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? एक सीमित क्षेत्र है, ठीक, एक इकाई क्षेत्र में बोले जाने वाले जो स्थानीय भाषा है उसे ही हम बोली कहते हैं, जिसे उपभाषा भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? उपभाषा भी कहते हैं। कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले और 5 कोस पर बानी बदले। कहते हैं ना कहावत लोग कि कोस कोस पे आप एक कोस से दूसरे कोस जाइएगा तो पानी का टेस्ट बदल जाता है और 5 कोस आगे बढ़िएगा तो बोली बदल जाती है लोगों की। आप कुछ और बोल रहे हैं, वहाँ कुछ और बोला जा रहा है। ठीक है ना? हर 5-7 मील पर बोली में बदलाव आ जाता है। भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है, जिसमें साहित्य रचना नहीं होती तथा जिसका व्याकरण भी नहीं होता, शब्दकोश भी नहीं होता। जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, उनका व्याकरण तथा शब्दकोश होता है और उनका साहित्य में भी प्रयोग होता है, उनका साहित्य भी लिखा जाता है। किसी बोली का संरक्षण तथा अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगता है तो उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है, वह भाषा बनने लगती है, उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है।
जब बोली धीरे धीरे किसी विस्तार क्षेत्र में बोले जाने लगती है तो वह बोली धीरे धीरे भाषा में परिवर्तित होने लगती है और उनका भी साहित्य बनने लगता है, शब्दकोश बनने लगता है। बात क्लियर हुआ? बोली और भाषा में आपको अंतर पता चला? चलिए, हिंदी बोलियां। हिंदी केवल खड़ी बोली मानक भाषा का ही विकास विकसित रूप नहीं है, बल्कि इसमें अनेक बोलियां भी सम्मिलित हैं, जिनमें खड़ी बोली भी शामिल है। ये निम्न प्रकार की हैं, जैसे पूर्वी हिंदी। कहाँ कहाँ? जैसे पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी में क्या क्या है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी शामिल है पूर्वी हिंदी में। वैसे ही पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली है, ब्रज है, बांगरू है जिसे हरियाणवी आप कहते हैं, बुंदेली है तथा कनौजी शामिल है। वैसे ही बिहारी जो भाषा है, बिहार की प्रमुख जो भाषा है, उसमें मगही है, मैथिली है और भोजपुरी है। बिहार की 3 प्रमुख भाषाएं हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। वैसे ही राजस्थान की मेवाड़ी या मारवाड़ी या मेवाती, वही आप देखेंगे कि यहाँ पे राजस्थान की भाषा जो है मेवाती है तथा हड़ौती है। ये राजस्थान की बोलियाँ हैं, ठीक है ना? ये राजस्थान की बोलियाँ हैं। कुछ विद्वान मालवी, ढूंढाड़ी तथा बांगड़ी को भी राजस्थान की अलग अलग बोलियां मानते हैं, ऐसा मानते हैं। अब पहाड़ की हैं, पहाड़ पे कुछ पहाड़ी बोलियां हैं, जैसे उसमें कई बोलियां आती हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी तथा मंडियाली बोलियां हिंदी की बोलियां हैं। ये सभी कहाँ की बोलियां हैं? हिंदी की। इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी को संविधान सभा ने, ध्यान से समझिएगा, इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार किया, न कि राष्ट्रीय भाषा। ध्यान से समझिए इस बात को, फिर से एक बार समझिए। 14 सितंबर 1949 को हमारा संविधान सभा भारत हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी की भाषाई विविधता के कारण ही हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता भी पाई जाती है। हिंदी भाषा और व्याकरण को फिर हम समझेंगे आगे। आइए ध्यान से एक एक करके हिंदी भाषा और उसके व्याकरण को समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, ये कैसा आपको सेशन लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें क्या हम और आपके लिए किस तरह के क्लास ला सकते हैं उस वो हमें कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, पढ़ाई क्या है, जब आप स्टार्टिंग में पढ़िएगा थोड़ा बोरिंग फील लगेगा, धीरे धीरे इंटरेस्टिंग लगने लगेगा आपको। हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देता है। व्याकरण क्या है? शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना, यही तो व्याकरण है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसका व्याकरण जानना बहुत जरूरी है। बिना उसके व्याकरण के आप किसी भी भाषा को नहीं जान सकते हैं। आप इंग्लिश भी पढ़ें, चाहे उर्दू पढ़ें, चाहे संस्कृत पढ़ें, कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी की विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विवेचना कैसे हैं तथा उनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन हिंदी में ही, हिंदी व्याकरण में किया जाता है। चाहे पद हो, पद्यांश हो, वाक्य हो, वाक्यांश हो, कुछ भी हो, इन सभी विभिन्न घटकों का जो प्रयोग है, इन घटकों के जितने भी प्रकार हैं, सबका वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं आप। इनके विभिन्न पक्षों पर भी विचार किया जाता है, लेकिन मुख्यतः इनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है। अब नागरी लिपि का परिचय एवं उसकी वर्तनी को पढ़ेंगे और उसकी वर्तनी और नागरी लिपि का परिचय देखते हैं। देखिए, भाषा की ध्वनियों को जिन लेखनों या चिन्हों में लिखा जाता है उसे ही हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। मतलब किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को जब लिख कर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे ही हम लिपि कहते हैं। संस्कृत, हिंदी, मराठी,
कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं की जो लिपि है उसे देवनागरी कहते हैं। इन सभी भाषाओं की कौन सी लिपि है? देवनागरी। चाहे वो हिंदी हुआ, चाहे संस्कृत हुआ, मराठी हुआ, कोंकणी हुआ, नेपाली हुआ, इन सभी भाषाओं की लिपि है देवनागरी लिपि। याद रहेगा आपको। इसी प्रकार अंग्रेजी अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी और उर्दू की फारसी है लिपि। समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट्स भी बनाते चलिएगा। ये कितना इंपॉर्टेंट है ध्यान से एक बार समझिए। देवनागरी लिपि जो है किन किन भाषाओं की लिपि है? तो संस्कृत की है, हिंदी की है, मराठी की है, कोंकणी की है, नेपाली की है। इन सभी की लिपि देवनागरी है। सभी भाषाओं की कौन सी लिपि है? देवनागरी। वैसे ही अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो है रोमन लिपि, पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरुमुखी और उर्दू भाषा की जो लिपि है वो है फारसी। भारत सरकार के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अनेक भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थानों तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से हिंदी की वर्तनी का देवनागरी में एक मानक स्वरूप तैयार किया जो सभी प्रयोक्ताओं के लिए समान रूप से मान्य है। सभी उसी को मानते हैं। देवनागरी लिपि तैयार हुआ और उस देवनागरी लिपि को सभी मानते हैं। अगर नहीं मानेंगे तो भाषा में परिवर्तन आ जाएगा, विचार भाव में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है ना। अब आइए एक एक करके समझते हैं। देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक रूप क्या है? दो भागों में विभक्त किया गया, स्वर और व्यंजन। अब हम थोड़ा सा वर्ण विचार को समझेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ संक्षिप्त रूप आपको बता दिया कि भाई देखिए, जो ये देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक रूप तैयार किया गया है वो दो भागों में स्वर और व्यंजन के रूप में किया गया है। स्वर में आते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, और इनकी मात्राएं, अ की कोई मात्रा नहीं है, बाकी की ये मात्राएं बताई गई हैं। अनुस्वार अंग और अह। ठीक है ना। अनुनासिक चंद्रबिंदु। ठीक है। विसर्ग ऐसे। बात समझ में आ रहा है। वैसे ही व्यंजन बताया गया है। अब इसको अगले स्लाइड में हम विस्तार से वर्ण विचार को पढ़ने चल रहे हैं। आइए वर्ण विचार पढ़ते हैं। इससे पहले आप जो जो पढ़े हैं उसका एक बार शॉर्ट में आंसर देते चलिए और कुछ इम्पोर्टेंट है उसे देख लीजिए। पुनः याद रखने वाली बात है। क्या क्या याद रखने वाली बात है? हम अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से ही कहते हैं। मतलब हम अपनी बात दूसरे तक जिस माध्यम से पहुंचाते हैं उसे ही हम भाषा कहते हैं। यानी हम अपनी बात कह रहे हैं और आप उसे सुन रहे हैं। सुनने और कहने के बीच का जो माध्यम है वही भाषा है। ठीक है ना। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय रूप को बोली या फिर उपभाषा कहते हैं। हिंदी की 18 से 22 बोलियां 5 उपभाषाओं में विभाजित की गई हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी। ठीक है। फिर से एक बार ध्यान से समझिए। हिंदी की 18 से 22 बोलियां कितने भाषाओं और उपभाषा में विभाजित की गई है? ये 5 उपभाषाओं में विभाजित की गई हैं। ठीक है ना। 5 उपभाषाओं या विभाषाओं जो भी आप कहिए उसमें विभाजित की गई हैं। पहला है पश्चिमी हिंदी, दूसरा है पूर्वी हिंदी, तीसरा है राजस्थानी, चौथा है बिहारी और पांचवा है पहाड़ी। बात समझ आ रहा है। भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को ही हम व्याकरण कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये आपको याद करने वाली की पॉइंट है कि आप इसे याद रखिएगा। अभी तक के क्लास में हमने यही पढ़ा है मुख्यतः। अब इसका कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं। चलिए इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम इसका आंसर नहीं देंगे, ये आपको बताना है। आप भी पढ़े हैं इसको, आप ध्यान से अगर पढ़े होंगे तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देते हैं तो हमें समझेंगे कि आप माँ बाप के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ाई से आपका कोई लेना देना नहीं है, टाइम काट रहे हैं आप। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की बोली नहीं है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है।
अगर आप समझदार होंगे तो आप बता देंगे कि इसमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? क्या राजभाषा कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं, उपभाषा कहते हैं, या संपर्क भाषा कहते हैं? ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है? ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ भी है, उसको भी आप बताते चलिएगा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कौन से दो रूप होते हैं? एक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, शॉर्ट में आप लिखिएगा ताकि हम समझें कि आपने पढ़ाई किया है। ठीक है, अगर आप वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है सीरियस छात्र हैं, पढ़ाई के प्रति समर्पित हैं, आप सीरियस स्टूडेंट हैं और आप मन लगा के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर या आप अपने परीक्षा जो भी आप देने वाले हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा और बोली में क्या अंतर है? शॉर्ट में आंसर दीजिएगा, बहुत बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं, शॉर्ट में आंसर दीजिए। हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियों के नाम बताइए। लिपि का क्या अर्थ है? हिंदी भाषा की लिपि बताइए। व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण के प्रमुख विभाग कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। यदि आप वीडियो यहाँ तक देखते आए हैं, इसका मतलब आप सीरियस हैं अपने पढ़ाई को लेकर के, एग्ज़ाम को लेकर के और जॉब को लेकर के। दोस्त, यही उम्र है पढ़ने का। देखिए, टाइम पास तो हम बहुत कर लेंगे, समय काटना, आज आप समय काटेंगे, कल समय आपको काटेगा। तो समय को मत काटिए दोस्त, नहीं तो आपकी ज़िंदगी कट जाएगी। और मन लगा के पढ़िए, मेहनत करिएगा तो ज़रूर सफलता मिलेगा। ठीक है ना? सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी, बात को ध्यान रखिएगा। वर्ण विचार एवं आक्षरिक खंड को हम पढ़ेंगे। चलिए, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे ही हम वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। जिसे हम खंडित नहीं कर सकते, जिसे हम तोड़ नहीं सकते, जिसे हम अलग नहीं कर सकते, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी यूनिट को हम वर्ण कहते हैं। बात क्लियर है? जैसे एक शब्द है पीला, पीला शब्द के यदि टुकड़े किए जाएं तो होंगे पी प्लस ला। यदि पी और ला के भी टुकड़े किए जाएं तो प में से ई निकल जाएगा और ल में से आ निकल जाएगा। अब यदि प, ई, ल, आ के भी हम टुकड़े करने चाहें तो यह संभव नहीं है। अतः ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। यही सब ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि अब इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, और जिनके टुकड़े ना हो सकें उन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। ये ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ये वर्ण दो प्रकार के होते हैं बच्चा, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है ना? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य के मेल से भाषा बनती है। बात समझ में आ रहा है? अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। जैसे कपास से, रुई से धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है, कपड़ा जो आप पहनते हैं, जो आप कपड़ा पहन रहे हैं वो धागा नहीं तो क्या है, वो रुई नहीं तो क्या है? रुई ही तो है जिसे पिरो करके एक बड़ा आकार दे दिया गया है, जिसे आप वस्त्र कहते हैं, कपड़ा कहते हैं। वैसे ही जो हम बोल रहे हैं वो भाषा है। ये भाषा कैसे बना है? इस शब्दों को जोड़ जोड़ के बना है। शब्द जुड़े हैं तो वाक्य बने हैं, वाक्य मिला है तो एक भाषा तैयार हुई है। भाषा वाक्यों से बना है, वाक्य शब्दों से बने हैं, शब्द वर्णों से बने हैं, वर्ण जिसे ध्वनि भी कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है। वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 44 है। मुंह से उच्चारित होने वाले ध्वनियों और लिखे जाने वाले इन लिपि चिन्हों वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है। एक का नाम स्वर है और दूसरे का नाम व्यंजन है। ठीक है ना?
एक का नाम स्वर और दूसरे का नाम व्यंजन। जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण यानी स्वर, ठीक है ना, जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जा सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं। और ये स्वर की संख्या 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ऐसे वर्ण जो बिना किसी वर्ण के सहायता के बोले जाएं, बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता के बोले जाएं, उन्हें ही हम स्वर कहते हैं। और स्वरों की कुल संख्या 11 है। जैसे आप देखेंगे अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब क्या हैं? स्वर हैं। ये सभी ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे ध्वनि के किया जाता है। अ, ई, उ, ये सब क्या हैं? मूल स्वर हैं। ये सभी क्या हैं? मूल स्वर हैं। आप समझेंगे, मूल स्वर हैं अ, ई और उ। ये ह्रस्व स्वर हैं क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। अब ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, थोड़ा सा आपके समझने वाली बात है। आइए हम समझाते हैं। हम आपके साथ हैं तो फिर दिक्कत काहे का। देखिए बाबू, क्या होता है, जो स्वर वर्ण है वो भी 3 प्रकार के बांटे गए हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लूत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर हम समझाएंगे आपको। थोड़ा सा धैर्य रखिए। ह्रस्व स्वर की 1 मात्रा, ये बस याद रखिए। दीर्घ स्वर की 2 मात्रा, प्लूत स्वर की 3 मात्रा। ठीक है। ह्रस्व का मतलब क्या है, दीर्घ का मतलब क्या है, प्लूत का मतलब क्या है, अब समझना जरूरी है। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, ऐसा वर्ण जो छोटा हो। और छोटे में कम समय लगाते हैं, बड़े में थोड़ा ज़्यादा समय लगाते हैं। और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब बड़ा, ह्रस्व का मतलब छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा, प्लूत का मतलब दीर्घ से भी बड़ा। जैसे मुर्गे को बोलते हुए आपने सुना होगा, मुर्गा बोलता है कू कुड़ू कू, ऐसा बोलता है ना। तो कू ये क्या है? ह्रस्व है। कुड़ू ये क्या है? दीर्घ है। और जो लंबा स्वर में बोलता है वो क्या है? प्लूत है। अब यहाँ पे समझिए, अ जो है वो ह्रस्व है। क्यों है? क्योंकि ह्रस्व अ में 1 मात्रा है। कितनी मात्रा है बाबू? 1 मात्रा है। लेकिन वही अ का बड़ा भाई आ है। और आप आ में देखेंगे अ 1 मात्रा और एक इसमें डंडा और लग गया। कितना मात्रा हो गया? 2। और जो 2 मात्रा होगा वो क्या कहलाएगा? दीर्घ। आ क्या है? दीर्घ है। वहीं आप देखेंगे ई जो है ह्रस्व है। ह्रस्व यानी छोटा है। क्यों? क्योंकि 1 मात्रा है। और दीर्घ बड़ा है। ई बड़ी ई दीर्घ है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 मात्राएं लगी हैं। एक तो ये मात्रा हो गई, ऊपर से इसका चिरकी हो गया। समझ रहे हैं? हाँ। आप पढ़ते वक्त पढ़ते भी हैं अ आ छोटी ई बड़ी ई। कभी आपने सोचा है कि हम ई के ऊपर जो उसका जो चुरकी लगा है उसे हम बड़ी ई ही क्यों कहते हैं? उसको बड़ी ई क्यों कहते हैं? तो यही बात है बाबू कि इसमें 2 मात्राएं होती हैं। 1 मात्रा रहता तो ई कहते, और 2 मात्रा है तो बड़ी ई कहते हैं। आपके घर गाड़ी होगा, बाइक है और 4 व्हीलर है, तो आप 4 व्हीलर वाले को कहते हैं बड़ी गाड़ी और बाइक को कहते हैं छोटी गाड़ी। छोटी क्यों? 2 पहिया है। बड़ी क्यों? 4 पहिया है। बात समझ रहे हैं? तो ये 2 मात्रा है तो बड़ी हो गया, 1 मात्रा है छोटी हो गया। 1 मात्रा है तो ह्रस्व है, 2 मात्रा है तो दीर्घ है। तो बड़ी ई क्यों? क्योंकि 2 मात्रा है। 2 मात्रा है तो क्या कहेंगे? दीर्घ। कौन सा स्वर वर्ण है ये? दीर्घ स्वर वर्ण है। वैसे ही ऊ 1 मात्रा ह्रस्व है, बड़ा ऊ 2 मात्रा दीर्घ है। बात समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं आप लोग? चलिए आगे एक बात और यहाँ भी समझ लीजिए। देखिए, अब आप जब अ आ ई पढ़े होंगे तो आप कभी ये पढ़े हैं छोटा ए बड़ा ई, छोटा ओ बड़ा ऊ, ऐसा पढ़े हैं? नहीं, नहीं पढ़े हैं आप। क्यों नहीं पढ़े हैं?
क्योंकि ए ऐ ओ औ इनका कोई बड़ा होता ही नहीं है, इनका कोई दीर्घ वर्ण हो, सॉरी, इनका कोई छोटा होता ही नहीं है। करेक्ट करिएगा, ए ऐ ओ औ इनका कोई छोटा वर्ण होता ही नहीं है, यानी ह्रस्व होता ही नहीं है। ये अपने आप में दीर्घ हैं। क्यों दीर्घ हैं? क्योंकि इनमें दो दो मात्राएं लगी हुई हैं। कौन कौन सी दो मात्राएं लगी हुई हैं हम आपको आगे समझाएंगे। ये दो मात्राओं से मिलके बना है, ठीक है ना। चलिए यही हम आपको समझा देते हैं। अ प्लस ई मिला है तो ए बना है, अ प्लस ई मिला है तो ए बना है, और अ प्लस ए मिला है तो ऐ बना है, अ प्लस उ मिला है तो ओ बना है, और अ प्लस ओ मिला है तो औ बना है। बात समझ में आ रहा है? फिर से समझिए। आपने अभी देखा अ, ई और उ इनको मूल स्वर कहते हैं, और ए ऐ ओ औ इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? संयुक्त स्वर। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसे कौन से स्वर वर्ण हैं जिनके ह्रस्व नहीं होते हैं, यानी छोटा नहीं होता है, तो आप कहेंगे ए ऐ ओ औ इनका कोई भी ह्रस्व वर्ण नहीं होता है, कोई भी ह्रस्व वर्ण नहीं होता है। जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तो लृ एक वर्ण आता है, लृ वर्ण दीर्घ नहीं होता है। लृ को जैसे बड़ा करेंगे वो री बन जाता है। लेकिन आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ समझिए। अच्छा, संस्कृत जब पढ़ते तो 5 मूल स्वर पढ़ते हैं आप, अ ई उ री और री, लेकिन आप हिंदी पढ़ रहे हैं यहाँ, तो हिंदी में समझिए कि मूल स्वर कितने हैं? 3, अ ई और उ। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताइए बाबू मूल स्वर कितने हैं? आप कहेंगे 3। कौन कौन से? अ ई उ। आपसे पूछा जाएगा संयुक्त स्वर कितने हैं? आप कहेंगे 4, ए ऐ ओ औ। अ किस से बना है? तो आप कहेंगे अ प्लस ई, 2 से मिल के बना है ए, अ प्लस ई से मिल के बना है ए। बात समझ में आ रहा है? अ प्लस ए से मिल के बना है ऐ, अ प्लस उ से मिल के बना है ओ, और अ प्लस ओ से मिल के बना है औ। क्लियर है? तो हर में आप देखेंगे ए में भी दो मात्रा है इसलिए दीर्घ है, ऐ में भी दो मात्रा है इसलिए दीर्घ है, ओ में भी दो मात्रा है इसलिए दीर्घ है, और औ में भी दो मात्रा है इसलिए क्या है? दीर्घ है। बात क्लियर है? हिंदी में री का शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण र और ई के उच्चारण के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। केवल ऋतु, ऋषि, ऋण आदि कुछ शब्दों के लेखन में ही इसका प्रयोग मिलता है। इसका उच्चारण री होता है। इसका उच्चारण क्या होता है? ऐसे री, री कहा जाता है। ठीक है ना। स्वर के अब भेद पढ़ेंगे। हमने आपको बता दिया लेकिन आगे भी पढ़ेंगे। स्वर के दो भेद, ह्रस्व और दीर्घ। हमने प्लुत भी आपको बताया। प्लुत, प्लुत संस्कृत में प्रयोग होता है। जैसे किसी दूर से व्यक्ति को बुलाना हो, चिल्लाना हो, तो प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। जैसे ए, ओ, ये सब क्या है? प्लुत है, जिसमें 3 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना। सुन रहा हूं, ये क्या है? प्लुत स्वर है। प्लुत इस जिसमें 3 मात्राएं होती हैं। आपको यहाँ हिंदी में समझा रहा है कि भैया देखो ऐसा है कि स्वर के दो भेद हैं, एक ह्रस्व स्वर है और एक दीर्घ स्वर है। एक ह्रस्व स्वर है और एक दीर्घ स्वर। बात समझ में आ रहा है? हिंदी में स्वर के दो भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। अच्छा, बोलने में भी इनको कम समय लेना है। जैसे ह्रस्व स्वर है तो कहेंगे ई, दीर्घ स्वर है तो कहेंगे ई, ह्रस्व स्वर उ, दीर्घ स्वर उ। बात समझ में आ रहा है? कह रहा है ह्रस्व स्वर में कम समय लेना है, कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और ये 3 हैं, ये 3 हैं अ ई उ और री। जैसे कि हिंदी में ज़्यादा प्रयोग इसका नहीं होता है इसलिए री को अलग कर दिया, लेकिन आप जान लीजिए कि अ ई उ री ये सब क्या हैं? मूल स्वर हैं। दीर्घ स्वर कह रहा है भैया कि देखो दीर्घ स्वर है जिसके उच्चारण में मूल स्वरों से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगे, यानी दुगुना समय लग जाए, उसे ही हम दीर्घ स्वर कहेंगे। और ये हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। इनकी संख्या कितनी है भाई? तो आप देखेंगे 4
और 3 7, 4 3 7। 7 जो हैं वो दीर्घ स्वर हैं और 4 जो हैं वो ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है ना, क्लियर हो पा रहा है? आप जो है स्वर के भेद समझ गए कि स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की 1 मात्रा, दीर्घ स्वर की 2 मात्रा, प्लुत स्वर की 3 मात्रा। ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, प्लुत मतलब उससे भी बड़ा। ह्रस्व स्वर में कम समय, जो ह्रस्व स्वर है वही मूल स्वर है, जो संयुक्त स्वर है वही दीर्घ स्वर है। ठीक है ना, ह्रस्व स्वर जो है वही क्या है, मूल स्वर है, जो संयुक्त स्वर है वही क्या है, दीर्घ स्वर है। क्लियर हो रहा है बाबू? चलिए अब आइए हम व्यंजन को पढ़ते हैं। व्यंजन क्या है? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें ही हम व्यंजन कहते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। मूल रूप से जो व्यंजन होते हैं वो स्वर रहित होते हैं। ठीक है ना, सामान्य शब्दों में समझिए कि व्यंजन आप किसे कहेंगे? जिसमें स्वर की सहायता ली जाएगी वो सब क्या कहलाएंगे? व्यंजन। जैसे क व्यंजन है, क्यों है? सवाल है ना भाई, क्यों? जब आप पढ़िए तो सवाल करिए, क्यों, कैसे? तो सवाल है क्यों, तो आप जानेंगे कि क में अ है। जब आप अब आप कहेंगे हम नहीं मानते हैं, हम नहीं मानेंगे कि क में अ है। क्यों नहीं मानेंगे? बोलिए बोलिए। क अ आ रहा है, आ रहा है, आपने भी बोला। और आप भी बोल के देखिए कि जब आप क बोलेंगे तो क में अ की ध्वनि आएगी, अ का उच्चारण आएगा। इसका मतलब कि क में अ है, क में अ है। कहाँ है पर आपको दिख नहीं रहा है, तो दिखाइए हमें। तो दिखाइए, कैसे दिखाएंगे? क में से जब आप अ को निकाल देंगे तो भैया क आपका हलंत हो जाएगा। हलंत का मतलब आधा हो जाएगा। हलंत का मतलब आधा हो जाएगा। क ये आपका हलंत हो गया। क प्लस अ तब जाके मिलता है ये वाला क, तब जाके क्या बनता है? क हलंत है, इसमें अ है, तब जाके बना है क हलंत हो गया तो क नहीं कहेंगे, कहेंगे क। क्या कहेंगे? क। जब क पूरा है तब कहेंगे क। क्या कहेंगे? क। ख पूरा है तो कहेंगे ख, आधा है तो कहेंगे ख। बात समझ में आ रहा है? अर्ध व्यंजन होता है। व्यंजन अर्धमात्रिकम, व्यंजन आधा मात्रा का होता है। व्यंजन कितने मात्रा का होता है भाई? आधा मात्रा। व्यंजन का आधा मात्रा, ह्रस्व स्वर का 1 मात्रा, दीर्घ स्वर का 2 मात्रा, प्लुत स्वर का 3 मात्रा। क्लियर है? चलिए आगे पढ़ते हैं। व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुंह के किसी अवयव यानी उच्चारण स्थान से बाधित होती हैं। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होती है। जैसे प का उच्चारण करने से प प्लस अ की सहायता से उच्चारित होगा। हल का चिन्ह, हल का चिन्ह जैसे मैंने आपको बताया किसी भी वर्ण के नीचे कर दीजिए तो ये हल का चिन्ह हो गया। जैसे कि क में हल लग गया, हल का मतलब हलंत। ठीक है ना। व्यंजन के स्वर रहित होने पर परिचायक है। स्वर रहित व्यंजन के साथ हल का चिन्ह लगाया जाता है या फिर खड़ी पाई वाले व्यंजन चिन्हों की खड़ी पाई हटा दी जाती है। आप व्यंजन समझ जाइए। व्यंजन का मतलब हुआ किसी वर्ण के नीचे ऐसा कर दिया गया, ये है व्यंजन। सॉरी, ये क्या है? हल है, हल का चिन्ह। और हल का चिन्ह लगने से स्वर निकल जाता है और ये व्यंजन आधा हो जाता है। इसे अर्ध रूप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ लिखा है, आप देखेंगे अभ्रान पाठ्य। ठीक है ना, लिखा है ना। अपराह्न आप लिखेंगे तो ह आधा है। ह क्या है? आधा है। अपराह्न आधा है। बात क्लियर हो पा रहा है बाबू? हिंदी व्यंजन नियमानुसार है कि क ख देखिए लिखा है, क से लेके ह तक देखेंगे। स्वर युक्त व्यंजन व उनका वर्गीकरण। अब आपको यहाँ पे बता रहा है स्वर युक्त जो व्यंजन है उनका कैसे कैसे वर्गीकरण किया गया है, वही समझा रहा है आपको। आइए देखते हैं। यहाँ सामान्य रूप से आपको उच्चारण स्थान के बारे में बता रहा है। उच्चारण स्थान आपने सुना होगा, उच्चारण स्थान।
उच्चारण स्थान का मतलब होता है जब भी हम कोई वर्ण बोलते हैं तो हमारा जो जीव है, मुंह के भीतर जो जीव है, वो किन किन स्थानों को स्पर्श कर रहा है, छू रहा है, या किन किन स्थानों पे वायु का प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, उसे ही हम उच्चारण स्थान कहते हैं। यानी किस वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे कुछ वर्ण लिखे हैं और उनके उच्चारण स्थान इधर लिखे हैं, ठीक है ना। जैसे अ, सबसे पहले क ख ग घ में क वर्ग आता है। कौन सा वर्ग आता है भाई? क वर्ग। वर्ग का मतलब होता है समूह, क का मतलब क वर्ग यानी क समूह में जितने हैं उन सब की चर्चा हो रही है। क समूह मतलब क्या? क ख ग घ ङ। बात क्लियर हो रहा है? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बोलने का प्रयास करते हैं तो फेफड़े से वायु होते हुए श्वास नली में आती है और श्वास नली से ऊपर जैसे बढ़ती है तो पहला स्थान जो है वो है कंठ। हमारे गले का पहला स्थान जो है वो है कंठ, और कंठ उच्चारण स्थान हो जाएगा किसका? क वर्ग का। क वर्ग यानी क ख ग घ अंग, और साथ में अ का भी और आ का भी, साथ में अ आ दोनों का, और उसके साथ विसर्ग तथा ह, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा? कंठ। संस्कृत में कहते हैं इसको अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अ का मतलब अ या आ दोनों से आप लेंगे, कु का मतलब क वर्ग हो जाएगा, ठीक है, आ ह का मतलब ह, विसर्ग का मतलब विसर्ग। इन सभी का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ, जिन्हें कहते हैं कंठीय। बात क्लियर है? वैसे ही क वर्ग के बाद जो दूसरा वर्ग आता है वो आता है ख वर्ग यानी क ख ग घ ङ। और मुंह गर्दन से ऊपर जैसे आप बढ़ते हैं तो जो कंठ के बाद आता है वो आता है तालु, जिसे आप तारू भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जो ख वर्ग है उसका उच्चारण स्थान तालु होगा। तालु के साथ साथ जब आप स्वर वर्ण में देखेंगे तो अ आ हो गया, उसके बाद बचा ई और बड़ी ई, ठीक है ना। और य और श, तालाब्य श, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। क्या होगा? तालु। अच्छा, जब आप बोलेंगे भी च छ ज झ, तो जो जीभ है ना वो आपके तालु से टकराएगा। कहाँ से टकराएगा? तालु से। जब आप बोलेंगे क ख ग, तो वायु का ज़्यादा प्रेशर आपके कंठ पे पड़ेगा। बोलने वायु का ज़्यादा प्रेशर कंठ पे पड़ रहा है, और जब आप च वर्ग बोल रहे हैं तो च वर्ग में आपका सबसे ज़्यादा जो स्पर्श हो रहा है जीभ का वो आपके तालु में हो रहा है। तो आप बोल के भी पता कर सकते हैं कि उच्चारण स्थान क्या होगा। एक बार फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे देखिए, बहुत अच्छा तो मैं चित्र नहीं बनाता हूँ, लेकिन फिर भी एक मैं आपके समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, ठीक है ना। देखिए, ये श्वास नली है। श्वास नली से जब हवा बाहर निकल रही है तो सबसे पहले टकरा रही है कहाँ पे? कंठ पे। और वर्णमाला का जो सबसे पहला वर्ग आता है वो आता है क वर्ग। क्या आता है? क वर्ग। तो क वर्ग पहला वर्णमाला का वर्ग है, और श्वास नली से हवा निकलती है तो पहला टकराने का स्थान कंठ है, तो कंठ हो जाएगा उच्चारण स्थान क वर्ग का। कंठ से जैसे ऊपर आप बढ़ेंगे आपको मिलेगा तालु। यहाँ पे मिल जाएगा तालु। क्या मिलेगा भाई? तालु। और वर्णमाला का जो दूसरा वर्ग आता है क वर्ग के बाद आता है च वर्ग। क्या आता है? च वर्ग। तो च वर्ग उच्चारण स्थान हो जाएगा किसका? तालु का। तालु से जैसे थोड़ा सा आप ऊपर बढ़ते हैं आगे तो आपको मिलता है मूर्धा। क्या मिलता है? मूर्धा। हाँ, मूर्धा, ठीक है ना। मूर्धा जो है दांत से पहले और तालु से आगे का हिस्सा है। मूर्धा कहाँ है? दांत से थोड़ा सा पहले, तालु से थोड़ा सा आगे, जो हल्का दांत के पीछे उभरा हुआ हिस्सा है उसे हम मूर्धा कहते हैं। और वर्णमाला में जो तीसरा वर्ण आता है, तीसरा वर्ग आता है, वो आता है ट वर्ग। क्या आता है? ट वर्ग। हल्का जीभ टेढ़ा होगा और दांत से थोड़ा सा पीछे जाके टन से टकराएगा।
अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मूर्धा कहाँ है तो आप बोलिए ट, ट, ठ, ड, ढ, और जहाँ जीभ टेढ़ा होकर टकरा रहा है समझ जाइए वो मूर्धा है। बात समझ में आ रहा है? तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा। उससे थोड़ा सा आप आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेगा दांत। क्या मिलेगा भाई? दांत। और ट वर्ग के बाद जो अगला वर्ण आता है वो आता है त वर्ग। क्या आता है भैया? त वर्ग। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा दांत। फिर जब हवा थोड़ा और आगे बढ़ती है तो दांत के आगे मुलाकात होता है उसका होंठ से। किससे होता है भाई? होंठ से। आ त वर्ग के बाद जो अगला वर्ण आता है वो आता है प वर्ग। क्या आता है भैया? प वर्ग। प वर्ग आता है तो प वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा होंठ, और उसके आगे होंठ से आगे बात निकल जाती है और हमें सुनाई देती है। ये है उच्चारण स्थान की प्रक्रिया, सिस्टम। कोई दिक्कत समझ आ रहा है आपको? चलिए, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत, प वर्ग का उच्चारण स्थान होष्ठ। और सभी वर्णों का, सभी वर्गों का जो अंतिम अक्षर होगा, जैसे क ख ग में क्या आता है? अंग। च छ ज में क्या आता है? य। ट ठ ड में ड़, त थ द में न। इन मतलब जो अंतिम अक्षर हैं, अंतिम वर्ण हैं किसी भी वर्ग के, उनका उच्चारण स्थान नासिका भी होगा। बात समझ में आ रहा है? नासिका भी होगा का मतलब है कि खुद के उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका होगा। जैसे अगर हम पूछे कि अंग का उच्चारण स्थान क्या होगा तो आप कहेंगे कंठ प्लस नासिका। कंठ प्लस नासिका। क्यों? क्योंकि क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तो होता ही होता है, लेकिन जो अंतिम अक्षर है उस वर्ग का, उसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। तो अंग का उच्चारण स्थान कंठ प्लस नासिका दोनों होगा। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? अब आइए एक बार किताब से आप समझ लीजिए। क वर्ग का उच्चारण स्थान है अ, आ, क, ख, ग, अंग, ह तथा विसर्ग। च वर्ग का उच्चारण स्थान है च, छ, ज, ञ, ई, य और श, तलाव्य श। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है ट, ठ, ण, रि और र। त वर्ग का उच्चारण स्थान है त, थ, द, न, ल और श, दंत स। प वर्ग का उच्चारण स्थान है प, फ, म, उ, ए, प, फ, म, उ। ए, ऐ का उच्चारण स्थान है कंठ तालु, और ओ औ का उच्चारण स्थान है कंठ और होंठ। व का उच्चारण स्थान है दंत और होंठ। बात समझ में आ रहा है? ए, ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु, व का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ, और ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ और होंठ। संस्कृत में कहा जाता है ए रैतो कंठ तालु, ओ दौतो कंठोष्ठम, वाकारस्य दंतोष्ठम। संस्कृत में क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नासिका व्यंजन हमने आपको बता दिया, हर वर्ग का जो अंतिम अक्षर होगा उसका उच्चारण स्थान नासिका होगा। क्लियर है? अब व्यंजन वर्णों में कुछ वर्गीकरण किया गया है। व्यंजन जैसे आपने पढ़ा ना स्वर वर्णों को कि ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत ऐसा बांटा गया था, ऐसे ही वैसे ही ये व्यंजन वर्णों को भी बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? तो सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन भैया? स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले क्या आता है? स्पर्श व्यंजन। समझते चलेंगे आप, संभव हो नोट्स बनाते रहिएगा। स्पर्श व्यंजन, इसकी संख्या होती है 25। कितनी होती है? 25। और ये कौन कौन से वर्ण हैं? तो क से लेके म तक के सभी वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जीभ हमारा मुख के भीतर कहीं ना कहीं इनको बोलते हुए स्पर्श होता है, इसीलिए हम इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। संस्कृत में कहते हैं कादयो मावसानाम स्पर्श, यानी क से लेकर के म तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहेंगे। ठीक है ना? दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है ना? अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। और वो कौन कौन से वर्ण आते हैं? वो हैं य, र, ल और व। अंतस्थ का मतलब होता है अंदर से, भीतर से बोलना।
इन वर्णों को जब आप बोलते हैं तो ताकत भीतर से लगता है, अंदर से लगता है एकदम पूरा। जैसे बोलिए य, र, ल, व, तो ऐसा लगता है कि भीतर से दम लग रहा है। इसीलिए इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, दो समझ में आ गया। इसके बाद आता है वो है ऊष्म व्यंजन। क्या आता है भाई? ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी होती है 4। कितनी? 4। वो है श, स, श और ह। ठीक है ना। अच्छा, इनको ऊष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं, ऊष्म का मतलब होता है गर्म हवा। बोलते हुए मुंह से सबसे ज़्यादा गर्म हवा निकलती है इन वर्णों को बोलने में। जब आप बोलेंगे श, स, श और ह, तो सबसे ज़्यादा गर्म हवा आपके मुख से निकलेगा। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। आप बोल के देखिए, मुंह के आगे हाथ रखिए और बोलिए स, श, स और ह, तो आप पाएंगे कि सबसे अधिक गर्म हवा इन्हीं वर्णों को बोलते हुए मुंह से निकल रहा है। क्लियर है? उसके बाद संयुक्त व्यंजन। एक है संयुक्त व्यंजन, जिनमें आप जानते हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र आता है। इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क और श से, क, श और अ से मिलके बना है क्ष, त, र, अ से मिलके बना है त्र। अच्छा, बोलते वक्त भी आपके उच्चारण में आता है। कैसे आता है? जैसे आप बोलेंगे त्र, तो त, र, अ, त्र। बात समझ में आ रहा है? क, श, अ, क्ष आ रहा है ना। बोलते वक्त भी आपके मुंह से उस तरह की ध्वनियाँ आती हैं जिन जिन वर्णों से मिल के वो बना है। तो क्ष किससे बना है? क, श और अ से मिल के बना है क्ष, त, र, अ से मिल के बना है त्र, ज, ञ और अ से मिल के बना है ज्ञ। ठीक है ना। और श, र, अ से बना है स्र। जब आप बोलेंगे भी तो आता है स, र, श्र। ठीक है ना। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण ज्ञ होता है, इसलिए विस्तार ग आधा, य आधा और अ तब जाके बनता है ज्ञ। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने उच्चारण स्थान समझा और आपने व्यंजन के प्रकारों को समझा। व्यंजन कितने प्रकार के हैं आपने समझा कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4 और संयुक्त व्यंजन 4। त र से त्र बना, ज य से ज्ञ बना, क श से क्ष बना और त र से त्र बना और स र से स्र बना। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर है। आप अगर वीडियो यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि पता चले कि आप कितने सीरियस कैंडिडेट हैं एग्जाम के प्रति या अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति। आइए देखते हैं। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखते हुए आए हैं, इसका मतलब 100% ये हुआ कि आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से ईमानदार हैं, पूरी तरह से समर्पित हैं। दोस्त, अगर जीवन में कुछ पाना है तो कुछ करना है। कहते थे ना लोग कि जीवन में कुछ पाना है तो कुछ खोना है। नहीं दो भाई, जीवन में कुछ पाना है तो कुछ करना है। और करना ये है कि दिमाग को शांत करके एक जगह स्थिर होकर टिक के पढ़ना है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते आए हैं तो क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। टाइप करने से क्या होगा? आप सोचेंगे कि नहीं सर को एक कमेंट मिलेगा। नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, आप मत करिए। लेकिन करने से ये फ़ायदा है कि यदि जिस वक्त आप कमेंट कर रहे हैं उस वक्त से उसका आंसर और आप उसका क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाता है, कमेंट बॉक्स की तरह छप जाता है, वो फिर मिटता नहीं है। नींद में भी आप बता देंगे इसका आंसर ये होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, लिखिए। शॉर्ट में लिखिए, बहुत लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट में बताइए स्वर और व्यंजन क्या है। हिंदी के संयुक्ताक्षर कौन कौन है? हिंदी में संयुक्ताक्षर यानी संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं? चाहे वो स्वर के हो सकते हैं चाहे व्यंजन के। तो कौन कौन से हैं और कितने हैं? निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण स्थान लिखिए। च, छ, ज, झ, य और श का उच्चारण स्थान आपको बताना है, हमने आपको पढ़ाया है। ट, ठ, ड, ढ, र, श और री का उच्चारण स्थान भी आपको बताना है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। इसका भी बताइए। और ओ और औ इसका भी आपको बताना है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। निम्नलिखित आक्षरिक खंड वर्ण विच्छेद से बनने वाले सही शब्द चुनिए। ल,
ई ख आ बनेगा तो क्या बन, ल ई ख और आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। एक करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ल छोटी ई है, ली, ख है, ख में आ की मात्रा है, खा, लिखा। सॉरी, मैंने एक बड़ा लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। देखिए, ल है, ल में छोटी, छोटी इधर से आएगा ना, मैंने खुद मिस्टेक कर दिया। ख, ख में आ की मात्रा, खा, लिखा। इधर से बड़ी ही हो जाएगा, मिस्टेक हुआ है, ठीक है। चलिए, तो आप देखेंगे ये सही है। ऐसे ही बाकी का भी आपको जोड़ के बताना है कि क्या होगा। चलिए, एक और मैं कर देता हूँ, क्योंकि पहला वाला मिस्टेक हो गया था। म है, म हलंत है, म में री की मात्रा है तो कर देंगे मृ। द है, द हलंत है, द में आ की मात्रा है तो कर देंगे दा, मृदा। ठीक है ना, तो ये सही है। ऐसे ही आप भी करके बताइए, बाकी का 2 या 3 है, करके बताइए। निम्नलिखित शब्दों का आक्षरिक खंड वर्ण विच्छेद करें। आपको इसका वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, एक करके मैं दिखा दे रहा हूँ। व हलंत कर देंगे, प्लस व में आ की मात्रा है तो आ कर देंगे, प्लस आधा क है तो क हलंत कर देंगे, प्लस य है, य को हलंत करेंगे और य में अ की मात्रा है। क्लियर है, ऐसे बाकी का भी करेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे देखिए, शब्द विचार अब हम पढ़ेंगे। शब्द विचार जैसा कि लिखा है, आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण। जब वही वर्ण सार्थक इकाई में जुटते जाते हैं और उसका कोई अर्थ बनता है, उसे ही हम शब्द कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण जब मिल जाते हैं और सार्थक बन जाते हैं, यानी उसका कोई ना कोई अर्थ बन जाता है, उसे ही हम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द। ध्वनि समूहों की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे ही हम शब्द कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। ध्वनि समूहों की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसे ही हम भाई क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। बहुत छोटी और बारीक सी बातें हैं और आपको इसको ध्यान दे के समझना है। शब्द किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे ध्वनि समूहों की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे ही हम शब्द कहेंगे। अगर सार्थक है तब तो शब्द है, अगर निरर्थक है तो शब्द नहीं है। बात क्लियर हो रहा है। जैसा कि नीचे भी इसकी परिभाषा बताया है कि एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को हम शब्द कहेंगे। बार बार सार्थक कह रहा है, यानी भाई जिसका अर्थ होगा उसे ही आप शब्द कहेंगे, वरना शब्द नहीं होगा अगर उसका अर्थ नहीं है तो। बात समझ में आ रहा है। शब्द के भेद देखिए, मुख्य रूप से हिंदी भाषा जहाँ अपनी जननी संस्कृत भाषा के समृद्ध शब्द भंडार से प्राप्त परंपरागत विकास के मार्ग पर बढ़ी। कहने का अर्थ है कि जो हिंदी है वो कई भाषाओं के शब्द भंडार से मिलजुल करके हिंदी अपना शब्द भंडार तैयार किया है। कई भाषाओं के शब्द इसमें आए हैं हिंदी में, और अनेक भाषाओं के संपर्क से जो भी प्राप्त शब्द हैं, अपने शब्द भंडार में हिंदी ने क्या किया है, वृद्धि किया है। मान लीजिए हिंदी, कुछ संस्कृत के शब्द आ गए हिंदी में, कुछ फारसी के शब्द आ गए हिंदी में। बात समझ में आ रहा है। अलग अलग कुछ स्थानीय भाषा के भी शब्द आ जाते हैं, ठीक है ना। वही यहाँ पे शब्द की उत्पत्ति या रचना या प्रयोग के अर्थ के आधार पर शब्द के कुछ भेद बताए गए हैं, और कहा कि भाई देखिए, अनेक भाषाओं से जो शब्द आए हैं और आकर के वो हिंदी में जुड़ते गए हैं, ठीक है ना। उन्हीं का कुछ विस्तृत विवरण यहाँ दिया गया है कि देखिए भाई, उत्पत्ति के आधार पे हिंदी भाषा के शब्दों को कुछ उपभेदों में बांटा गया है, जिसे आप तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज के नाम से जानते हैं। अब हम समझेंगे कि ये तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, देशज क्या है, विदेशज क्या है, ठीक है ना। तत्सम, सम माने समान,
सम माने समान, और तत् माने उसके, ठीक है ना। तत् माने उसके। संस्कृत का शब्द रूप आप पढ़ेंगे तो शब्द रूप में बनता है तत्ते तानि, तत्ते तानि। तो तत् माने उसके, असम माने समान, जो उसी के समान हो, उसी के जैसा हो, ठीक है ना। अर्थात जिस भाषा से आया था और उसी के जैसा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उसे हम तत्सम कहेंगे। क्या कहेंगे? तत्सम। सम माने समान, आप ट्रिक याद रखिएगा। तत्सम किसे कहेंगे? तो उस भाषा का शब्द उसी भाषा में बोला पढ़ा लिखा जा रहा है, वो तत्सम है। अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। यानी मान लीजिए संस्कृत से आया हिंदी में, संस्कृत से कहाँ आया? हिंदी में, पर वो जैसा था संस्कृत में वैसा ही है हिंदी में भी, तो वो तो है तत्सम। यानी अपने मूल शब्द को नहीं छोड़ा, अपने मूल भाषा में, अपने मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। यानी हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? तत्सम। फिर से एक बार समझिए भाई, तत्सम किसे कहेंगे? तत्सम जो तत् माने उसके, सम माने समान, जो उसी के समान है। यानी जो मूल भाषा के शब्द हैं, यानी मूल भाषा क्या है हिंदी की? संस्कृत। संस्कृत से ही तो हिंदी उत्पन्न हुआ है, तो मूल भाषा है संस्कृत। संस्कृत में वो शब्द जैसा था वैसा का वैसा है, तो वो है तत्सम। और जैसा था वैसा नहीं है और बदल गया है, तो उसे कहेंगे तद्भव। जैसे संस्कृत में अट्टालिका शब्द है, अट्टालिका, और हिंदी में उसको क्या, एक संस्कृत में एक शब्द है अट्टालिका, और अट्टालिका शब्द को प्रयोग करते करते धीरे धीरे लोग अट्टालिका से ये अटारी बन गया। उसे ही जो अटारी है वो तद्भव है, जो अट्टालिका है वो तत्सम है। आइए एक और उदाहरण से हम समझाते हैं। जैसे उष्ट्र, उष्ट्र का मतलब होता है ऊंट, तो संस्कृत में था उष्ट्र और आप उष्ट्र कह रहे हैं, तो ये तो तत्सम है। पर उष्ट्र को कहते कहते उष्ट्र 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 का ऊंट बना दिए, तो ये जो ऊंट है वो तद्भव है। शब्द है, मूल शब्द है कर्ण। मूल शब्द क्या है? कर्ण। कर्ण 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 माने संस्कृत में कर्ण कहते हैं, और वो मूल शब्द ही है कर्ण। कर्ण कहते कहते आप कान कह दिए, ये क्या है? यही कान जो हो गया वो तद्भव है, और जो कर्ण है वो तत्सम है। जैसे चंद्र मूल शब्द है, चंद्र कहते कहते आपने चंद्र को चांद बना दिया, तो जो चांद है वो तद्भव कहलाएगा, जो चंद्र है वो तत्सम कहलाएगा। क्लियर हो रहा है भाई? संस्कृत से आया शब्द ज्यों का त्यों प्रयुक्त हो रहा है तो तत्सम है, अगर उसका रूप बदल गया तो तद्भव है। जैसे अग्नि, अग्नि मूल शब्द है, अग्नि अग्नि कहते कहते हमने अग्नि को आग बना दिया, तो आग जो है वो तद्भव कहलाएगा और अग्नि जो है वो तत्सम कहलाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक और उदाहरण देखिए, जैसे अग्नि, अग्नि शब्द, अग्नि मूल शब्द है और अग्नि तत्सम है, लेकिन अग्नि का तद्भव क्या होगा? आग होगा, क्योंकि आग मूल शब्द नहीं है। आग तो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तित रूप है, मूल शब्द तो अग्नि ही है। जैसे आम्र, आम्र मूल शब्द है, आम्र आम्र आम से आम बन गया, तो जो आम्र का परिवर्तन रूप है वो तद्भव है, और जो आम्र है वो तत्सम है। जैसा था वैसा है तो तत्सम है, और जैसा था लेकिन रूप चेंज हो गया तो तद्भव है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिए। आइए तद्भव को हम समझते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधानुसार प्रयुक्त किए जाने लगा, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। हमने आपको अभी बताया कि संस्कृत में जैसा था वैसा का ही वैसा प्रयोग हो रहा है तो तत्सम है, लेकिन लोगों ने अपने सुविधा के अनुसार, अब जैसे उष्ट्र 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 कहने नहीं आ रहा है तो उष्ट्र को उन्होंने ऊंट कहा, तो ऊंट जो है वो मूल शब्द को हम परिवर्तित कर दिए। किस लिए? अपनी सुविधा के लिए। हमको बोलने में दिक्कत हो रहा था उष्ट्र, मैंने उष्ट्र को ऊंट कह दिया और ऊंट हो गया तद्भव और उष्ट्र हो गया तत्सम।
आपसे पूछा जाए कि उष्ट्र और ऊंट में तत्सम शब्द कौन सा है, तो आप कहेंगे उष्ट्र। पूछा जाए कि उष्ट्र और ऊंट में उष्ट्र का तद्भव शब्द बनाइए, तद्भव, तो आप कहेंगे ऊंट। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कुछ शब्द दिए गए हैं तत्सम और तद्भव, जैसे एक शब्द है अकार्य, एक तत्सम है और इसका तद्भव होगा अकाज। आगम्य तत्सम है, आगम तद्भव है। आश्चर्य, आश्चर्य मूल शब्द है, ये तत्सम है, लेकिन अचरज मूल शब्द नहीं है, इसीलिए तद्भव है। हमने अपनी भाषा के हिसाब से इसको बोलने में परिवर्तित कर दिया। बात समझ में आ रहा है? जैसे मूल शब्द होता है अक्षत, मूल शब्द क्या होता है? अक्षत, लेकिन हमने अक्षत अक्षत कहते कहते अपने सुविधा के अनुसार परिवर्तित करके अक्षत को अक्षत बना दिया, तो ये जो अक्षत है वो तद्भव है और जो अक्षत है वो तत्सम है। क्या भाई आपको समझ आ रहा है? अगर आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक लोगों तक शेयर करिए, पूरा फैला दीजिए एकदम वीडियो को, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे दोबारा नहीं मिलने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और शब्द है अंधकार। अंधकार जो है वो मूल शब्द है। अंधकार कौन सा शब्द है? मूल है, संस्कृत का शब्द है, लेकिन हमने अंधकार को अंधेरा बना दिया, तो जो अंधेरा है वो तद्भव शब्द है, अंधकार जो है वो तत्सम शब्द है। अमूल्य शब्द तत्सम है, लेकिन हमने उसको अमूल बना दिया, ये तद्भव है। आई होप कि आपको ये सभी समझ आ रहे होंगे। जैसे मूल शब्द है उल्लूक, लेकिन उल्लूक को हमने उल्लू बना दिया, तो उल्लू जो है वो तद्भव है, उल्लूक जो है वो तत्सम है। एला जो है वो तत्सम है और एला का तद्भव इलायची होता है। ठीक है ना? कटु तत्सम है, लेकिन जो कड़वा है वो तद्भव है। कपाट तत्सम है, लेकिन कपाट का तद्भव किवाड़ होता है। क्षेत्र तत्सम है, लेकिन क्षेत्र का तद्भव खेत होता है। बाकी आप इसको वीडियो को देखिएगा, देख के रोक के समझ लीजिएगा। कक्षप मूल शब्द है और उसका तद्भव कछुआ हो गया है। ठीक है ना? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे आप इसको रोकिएगा, वीडियो को रोक करके एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ करके आप इसका एक नोट्स बना लीजिएगा अपने लिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके काम आने वाला है, आप पढ़िए। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें पूछिए। वीडियो देखिए, तो ये आपका फ़र्ज है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि ये वीडियो आगे बढ़े और सबको लाभ मिले इसका। अब हम पढ़ेंगे, हमने तत्सम और तद्भव को देख लिया, अब हम देशज शब्द पढ़ेंगे और विदेशज शब्द पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम देशज शब्द को देखते हैं। किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द, ध्यान रखिएगा कैसे शब्द, क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उनका कोई पता नहीं हो, ऐसे शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं। कोई ऐसा क्षेत्रीय शब्द जिसके स्रोत का आधार या तो भाषा का व्यवहार हो या तो कहाँ से आया पता ही न हो, उसे हम कहते हैं देशज शब्द। जो समय और परिस्थिति के आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा शब्द गढ़ दिए जाते हैं। जो किसी विशेष क्षेत्र में जो लोग अपने सुविधा के अनुसार ऐसे शब्द को बना दिए, उन्हें ही हम कहते हैं क्या? देशज शब्द। जैसे परात, परात शब्द क्या है? देशज। एक कोई साहित्य भाषा का शब्द नहीं है, साहित्य शब्दकोश का शब्द नहीं है। हमने आपने अपने सुविधा के अनुसार इसको बना दिया, उसका नाम रख दिया परात, तो ये शब्द हो गया, इसे कहेंगे देशज। बात समझ में आ रहा है? जैसे हम किसी भी बात को कहते हैं, किसी भी काम को कहते हैं, जैसे मैंने ही आपको कहा चलिए फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, तो ये जो फटाफट है, क्या ये किसी साहित्य का शब्द है? नहीं, हमने अपने सुविधा के अनुसार इसको बना दिया है, इसीलिए इसको हम कहेंगे देशज शब्द। फटाफट बहुत जगह लोग नहीं जानते हैं, फटाफट बहुत लोगों को नहीं मालूम है, इसीलिए किसी क्षेत्रीय भाषा का शब्द है जो अपने सुविधा के लिए बनाया गया है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? देशज शब्द। जैसे धक्का मुक्की, धक्का मुक्की क्या है? धक्का मुक्का ये क्या है? हमने अपने सुविधा के लिए बना दिया है, कि साहित्य का शब्द नहीं है, इसीलिए ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहेंगे, जो किसी क्षेत्रीय विशेष में अपने सुविधा के अनुसार
प्रयुक्त होता हो, ऐसे शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं, जो समय, परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा गढ़ दिए जाते हों, शब्द बना दिए जाते हों। ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना, खचाखच भीड़ है, तो ये खचाखच क्या है? क्या किसी साहित्य का शब्द है? नहीं, यह किसी क्षेत्रीय लोगों द्वारा समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप से गढ़ दिया गया ये शब्द है, जो प्रचलन में आ गया है, वही देशज शब्द है। ठीक है ना। जैसे कांच, ठीक है, ढोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का आदि, ये जो भी शब्द हैं, ये सभी देशज शब्द हैं। देशज शब्द के कुछ भेद हैं जो आपको समझने जरूरी हैं। अपनी गढ़ंत से बने शब्द अपने अंतर मन से उमड़ रही भावनाओं, यथा खुशी, गम, चाहे क्रोध, चाहे अभिव्यक्ति करने के लिए व्यक्ति अति भाव में आ जाता है, अति भाववश कुछ मनगढ़ंत ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है, और यही ध्वनियाँ जब बार बार प्रयोग में आती हैं तो एक बड़ा जन समुदाय उनका प्रयोग करने लगता है, और धीरे धीरे उनका प्रयोग साहित्य में भी होने लगता है। जैसे ऊधम, अंगोछा, खुरपा, ढोर, लपलपाना, बुद्धू, लोटा, परात, बुड़बक, चुटकी, चाट, ठठेरा, खटपट, झटपट, ये सब क्या है? ये सब आम जनमानस के द्वारा प्रयोग किया जाने लगा। अपने मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए जो भी ध्वनि निकल गई, और बार बार वही ध्वनि निकल रही है, और हमको देख के कोई दूसरा बोला, उसको देख के कोई दूसरा बोला, और एक क्षेत्रीय जगह पे प्रयोग होने लगा, तो धीरे धीरे साहित्य में प्रयोग होने लगता है, और साहित्य से ऐसे शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। बात समझ में आ रहा है भाई? द्रविड़ भाषा से आए देशज शब्द और कोल संथाल आदि से आए देशज शब्द। जैसे द्रविड़ भाषा से आए कुछ देशज शब्द हैं, जैसे अनल, कटी, चिकना, ताला, लुंगी, इडली, डोसा आदि। और कोल संथाल आदि जो आदिवासी लोग हैं, उनसे आए हुए कुछ शब्द हैं, जैसे कपास, कोड़ी, पान, परवल, बाजरा, सरसों आदि। अब विदेशी शब्द को हम समझेंगे। हमने देशज यानी देसी शब्द को समझ लिया, अब हम विदेशी शब्द को समझेंगे, यानी विदेशज शब्द को। राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के भी शब्द आ जाते हैं, उन्हें ही विदेशी भाषा कहते हैं। हिंदी में अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, डच, जर्मन इत्यादि जितने भाषा के शब्द प्रयुक्त होते हैं, वो सभी विदेशज शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? विदेशज। जैसे अब हम अंग्रेजी के कुछ शब्द जैसे देखते हैं, जैसे अफसर, एजेंट, क्लास, क्लर्क, नर्स, कार, कापी, कोट, ये सब क्या है? विदेशी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, जो हमारे हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, धीरे धीरे हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। इन्हीं शब्दों को हम कहते हैं क्या? विदेशी शब्द या फिर विदेशज शब्द, जो अरबी से आए हैं, जैसे अक्ल, अदालत, आज़ाद, इंतजार, इनाम, इलाज, इस्तीफा, ये सब कहाँ से आए हैं? अरबी भाषा के शब्द हैं, जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे फारसी के कुछ शब्द हैं, अखबार। अखबार जो आप सुनते हैं, अखबार पढ़ना है, अखबार देखना है, अखबार लिखना है, क्या है? फारसी शब्द है, जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, ये सब क्या है? फारसी के शब्द हैं, जिन्हें हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, फारसी से आए हुए हैं। और ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द या फिर विदेशज शब्द। पुर्तगाल भाषा से आए कुछ शब्द हैं, जैसे अचार, अगस्त, आल्पिन, आलू, आया, अनानस, ये सब क्या है? पुर्तगाल के शब्द हैं। गोभी, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, ये सब क्या है? पुर्तगाल भाषा के शब्द हैं, जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तुर्की भाषा से कुछ शब्द हैं, आका, उर्दू, काबू, कैंची, कुर्की, कुली, कलंगी, ये सब क्या है? ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। इन्हीं को हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे फ्रांसीसी, फ्रेंच भाषा के जो शब्द हैं, काजू, कारतूस, कूपन, टेबुल, ये सब कहाँ से आए हैं? उर्दू भाषा, सॉरी, ये फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। ये सब किसके हैं? फ्रेंच भाषा के हैं। और हम इसे का प्रयोग करते हैं
इसीलिए ऐसे शब्दों को हम विदेशज शब्द कहते हैं या फिर विदेशी शब्द। फिर ध्यान से समझिएगा, ऐसे शब्द जो विदेशों में किसी स्थान पे प्रयुक्त होने लगे और उनको फिर हम अपने सुविधा के लिए प्रयोग करने लगे, ऐसे शब्दों को हम विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं। बात क्लियर हो रहा है भाई? चलिए आगे देखिए। जैसे अब आप विदेशी शब्द समझ गए, अब कुछ शब्द होते हैं संकर। संकर का मतलब होता है मिलावटी, मिला जुला सरकार, ठीक है ना। मिला जुला, संकर का मतलब होता है मिला हुआ, मिला जुला सरकार। हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलाकर बना दिए गए हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। मतलब दो भाषा के शब्द हैं, दोनों भाषाओं में से मिला करके एक शब्द बना दिया गया है, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? संकर। जैसे वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत शब्द का है और गांठ हिंदी शब्द का है, दोनों मिला दिए तो बन गया क्या? वर्षगांठ। क्या बना? वर्षगांठ। तो ये जो वर्षगांठ है इसे हम कौन सा शब्द कहेंगे? संकर शब्द। समझ आ रहा है आपको? जैसे आपने सुना है उद्योगपति, तो उद्योग शब्द संस्कृत का है और पति शब्द हिंदी का है। दोनों भाषाओं के शब्द जब एक में मिला दिए गए तो एक शब्द बना उद्योगपति। और उद्योगपति कैसा, किस प्रकार का शब्द है? संकर शब्द है। मतलब दो भाषाओं के शब्द जब एक में मिला के एक शब्द बना दिए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। क्लियर हो रहा है? टिकट घर, टिकट, टिकट घर। तो टिकट शब्द क्या है? अंग्रेजी शब्द है। घर शब्द क्या है? हिंदी है। तो टिकट घर एक क्या बन गया? संकर शब्द। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। रचना के आधार पे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि प्रयोग के आधार पे, अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पे। किसके आधार पे भाई? रचना के आधार पे। नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। रचना प्रक्रिया के आधार पर शब्दों के तीन भेद किए जाते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रचना के आधार पे शब्द के तीन भेद हैं। रचना के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं? तीन भेद: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। इन शब्दों में अर्थ की एक ही इकाई होती है। इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी ज्ञात नहीं होती तथा इनका कोई अन्य अर्थ भी नहीं होता। जैसे अगर हम दूध कहेंगे तो दूध का मतलब सिर्फ दूध होता है। दूध का मतलब दूध, जो किसी व्यक्ति, प्राणी और वस्तु के लिए कई सालों से प्रयोग हो रहे हैं। जैसे गाय, रोटी, पत्थर, देवता। बात समझ में आ रहा है? मेढक, स्त्री, ठीक है ना। यौगिक शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से बने हैं और उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, किंतु मिलाकर संयुक्त अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? दो शब्द, दोनों को जब आप अलग अलग कर देंगे तो दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा, लेकिन मिला देंगे तो कुछ और अर्थ निकलेगा। ऐसे शब्द को हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या और आलय, विद्या और आलय। विद्या, आलय का मतलब होता है घर और विद्या का मतलब ज्ञान। ज्ञान का जो घर है उसे विद्यालय यानी स्कूल कहते हैं। जैसे ही एक शब्द है प्रेम सागर, प्रेम का मतलब प्रेम और सागर का मतलब समुद्र, दोनों का अर्थ अलग अलग है। जैसे प्रतिदिन, प्रति मतलब हर, हमेशा, आ दिन मतलब दिन। बात समझ में आ रहा है? दूध वाला या राष्ट्रपति, राष्ट्र मतलब नेशन, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? महर्षि, महर्षि, ठीक है ना। ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं जो दो अलग अलग अर्थों में प्रयोग होते हैं लेकिन मिला देने पे किसी एक का बोध कराते हैं। योग रूढ़ शब्द क्या कहलाते हैं? वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु
वे आपस में मिलाकर किसी एक विशेष अर्थ का ही प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो गए हैं, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ कहते हैं। अभी हमने पढ़ा, हमने क्या देखा, योग रूढ़ और यौगिक शब्द में थोड़ा सा का अंतर है, ठीक है ना। जैसे यौगिक शब्द क्या है कि अलग अलग भी उनका अर्थ होता है। दो शब्द होंगे, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्द भी होंगे और उन शब्दों का पृथक अर्थ भी होता है, लेकिन जब उनको मिला देंगे तो उनका संयुक्त अर्थ भी होता है। क्या होता है? संयुक्त अर्थ भी होता है। लेकिन योग रूढ़ का मतलब है दो अलग अलग शब्द होंगे, दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे, लेकिन जब मिला देंगे तो किसी विशेष अर्थ को बोध कराएंगे, उन्हें हम कहेंगे योग रूढ़ शब्द। जैसे एक शब्द है पीताम्बर। पीत का मतलब होता है पीला, अंबर का मतलब होता है वस्त्र, और दोनों को मिला देंगे पीताम्बर, ठीक है, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? पीताम्बर। और पीताम्बर का मतलब होता है भगवान विष्णु। पीताम्बर का मतलब क्या हुआ? भगवान विष्णु। देखिए यहाँ पे, देखिए लिखा है पीताम्बर। पीत का मतलब पीला, अंबर का मतलब वस्त्र के योग से बना है, किंतु अपने मूल अर्थ से इतर शब्द का अर्थ विष्णु रूढ़ है। बात नहीं समझ में आ रहा है आपको? हमने पढ़ा योग रूढ़ और यौगिक शब्द। यौगिक शब्द हमने जाना कि देखिए भाई, दो अलग अलग शब्द होंगे, ठीक है ना, दोनों के अर्थ भी अलग अलग होंगे, लेकिन जब दोनों को एक में हम मिलाएंगे, दोनों को एक में करेंगे, संयुक्त अर्थ का बोध कराते हैं, वो दोनों मिल के एक ही अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, आलय माने घर, विद्या माने ज्ञान, ज्ञान का घर, दोनों का मिला के भी वही अर्थ है। लेकिन योग रूढ़ में क्या होता है, दो शब्द अलग अलग हैं, दोनों के अर्थ भी अलग अलग हैं। पीत अंबरह, पीत पीला, अंबरह माने अंबर माने वस्त्र, सॉरी, अंबर माने वस्त्र और पीत माने पीला। लेकिन जब इसका अर्थ करेंगे तो पीला वस्त्र नहीं होगा अर्थ इसका। और यौगिक में क्या होता था कि पीला वस्त्र कह देते हम, लेकिन योग रूढ़ में क्या है कि पीला वस्त्र नहीं कहेंगे, अब इसका अर्थ भगवान विष्णु हो गया। जैसे गजानन, गज माने हाथी, आनन माने मुख, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? गजानन तो गज का अलग अर्थ है, आनन का अलग अर्थ है, लेकिन जब दोनों को मिला के संयुक्त अर्थ बनाएंगे तो अलग अर्थ आएगा। क्या? भगवान गणेश। क्या आएगा अर्थ? भगवान गणेश। कोई दिक्कत? चलिए, जलज एक शब्द है, यहाँ देखेंगे जलज, इसको जान लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। जलजह, जल माने होता है जल, अज माने पैदा होने वाला, पैदा हुआ, जो जल में पैदा हो। जल माने होता है जल, अज माने पैदा होना, जल में जो पैदा हो। तो अब दोनों को जब संयुक्त कर देंगे तो इसका अर्थ अलग हो गया। क्या अर्थ बना? कमल। अर्थ बना कमल। तो जलज कहने का अर्थ है कमल, ना कि जल में पैदा होने वाला। जल में पैदा होने वाला, जल में तो मछली भी होती है, जल में घड़ियाल भी होता है, तो क्या जलज का मतलब घड़ियाल और मछली होगा? नहीं, एक किसी विशेष अर्थ को बोधक करा रहा है। बात क्लियर हो रहा है? हाँ। जैसे पीत अंबरह, पीत अंबरह पीला, अंबर माने वस्त्र, पीला वस्त्र वाला, तो पीले वस्त्र वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन नहीं, किसी विशेष व्यक्ति को बोध करा रहा है, किसी विशेष रूढ़ शब्द को बोध करा रहा है, इसीलिए योग रूढ़ है, योग रूढ़ शब्द है। क्लियर है भाई? प्रयोग के आधार पर, प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन के आधार पर हिंदी में शब्दों के दो भेद हो जाते हैं, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द या फिर अव्यय शब्द, ठीक है। देखिए, विकारी शब्द वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुष कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों में समस्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। इनका विस्तृत विवरण अलग से आगे बताया जाएगा। फिलहाल आप यहाँ समझिए विकारी शब्द
जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि आते हैं, वो सब विकारी शब्द हैं। और अविकारी शब्द वे शब्द हैं जिनका लिंग, वचन, पुरुष, काल एवं के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द या फिर अव्यय शब्द कहते हैं। आप संस्कृत में पढ़े होंगे, अगर संस्कृत पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुष कारक चेंज नहीं होता है, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि उनको हम कहते हैं यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ। ये जो शब्द हैं वो अव्यय शब्द हैं या फिर अविकारी शब्द हैं। बात क्लियर हो रहा है? इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है, इसलिए इन्हें अव्यय कहा जाता है। अव्यय जिसमें व्यय ना हो, ठीक है ना। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक आदि अव्यय शब्द आते हैं। अरे, कैसे, जैसे, तैसे, ये सब जो हैं अव्यय शब्द या अविकारी शब्द हैं। यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, ठीक है ना। सभी जगह, कुछ जगह, ये शब्द कैसे हैं? अव्यय हैं। अब अर्थ के आधार पे हम पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पे एक तो हैं एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी। इनका प्रयोग एक ही शब्द के लिए एक ही अर्थ में प्रयोग होता है, इसलिए ऐसे को एकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। अनेकार्थी शब्द जिनका अलग अलग अर्थ हो, शब्द एक हो पर उनका अर्थ अनेक हो, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अज, अमृत, कर, सारंग, हरि आदि। कर माने हाथ भी होता है, कर माने टैक्स भी होता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अमृत, अमृत माने पहले तो अमृत मतलब अमृत होता है, अमृत माने जल होता है, अमृत मतलब दूध होता है। तो बात समझ में आ रहा है? जिसका अनेक अर्थ हो, जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आगे देखिए, पर्यायवाची शब्द आप जानते ही हैं। वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात किसी शब्द के समान अर्थ की प्रतीति कराने वाले अर्थ की दृष्टि से लगभग समानता रख। पर्यायवाची का मतलब होता है एक ही शब्द के अनेक नाम, ठीक है ना। एक ही शब्द के अनेक नाम। बात समझ में आ रहा है? जैसे अमृत, पीयूष, सुधा, अमीय, सोम आदि शब्द अमृत के ही क्या हैं? समानार्थी हैं, उसी के पर्यायवाची हैं। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा। विलोम शब्द का मतलब उल्टा। सम उच्चारित शब्द या युग्म शब्द ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान सा प्रतीत होता है किंतु अर्थ पूर्णतया भिन्न होता है, उन्हें हम समानार्थी प्रतीत होने वाले विभिन्नार्थक शब्द युग्म शब्द कहलाते हैं। जैसे आदि, आदि का अर्थ प्रारंभ है किंतु आदि एक शब्द है, जैसे कह सकते हैं आदि आदि। आदि का अर्थ प्रारंभ है किंतु आदि का अर्थ है आदत होना अथवा लत होना। इस प्रकार उच्चारण समान सा प्रतीत होते हुए भी अर्थ भिन्न है, उसे सम उच्चारित शब्द या फिर युग्म शब्द कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द। जब किसी वाक्यांश समूह का तात्पर्य एक शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है अथवा एक शब्द में उस वाक्यांश का अर्थ निहित हो, उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जहाँ जाना संभव न हो, उसे अगम्य, मतलब एक शब्द, ठीक है ना। शब्द समूह के लिए एक शब्द, एक शब्दों में प्रयोग करने का मतलब है कि उसका मतलब बड़ा हो पर आप एक शब्द में उसे प्रयोग कर लें। जैसे अटल, जो अपनी बात से टले नहीं उसे क्या कहेंगे? अटल। अनेक शब्द के एक शब्द, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे अध्याय 4। इसमें हम पढ़ेंगे शब्द विचार के बारे में। जब शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित होता है तथा उस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए शब्द कई स्वरूपों में प्रकट होता है।
और प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्द के दो भेद किए गए हैं, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। बात समझ में आ रहा है? प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन के दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं, पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। जो विकारी शब्द हैं, ठीक है ना, उनके चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। जो अविकारी शब्द हैं उनके भी चार भेद हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले यहाँ पे जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं वह है संज्ञा। वह क्या है? संज्ञा। संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे कि संज्ञा क्या है। तो सामान्य शब्दों में जानिए कि संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा का मतलब नाम, पहचान। आपको कोई बुलाएगा तो आपका कोई ना कोई नाम तो होगा ना, और जो आपका नाम है वही आपकी क्या है? संज्ञा है। जैसे मेरा नाम विवेक है, तो मेरी संज्ञा क्या है? विवेक। संज्ञा मतलब क्या? नाम, पहचान, जिससे मुझे जाना जाए, उसे हम कहते हैं संज्ञा। साधारण शब्दों में नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा। अब चाहे नाम व्यक्ति का हो सकता है, चाहे नाम वस्तु का हो सकता है, चाहे नाम स्थान का हो सकता है, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? संज्ञा का मतलब होता है नाम, तो नाम तो वस्तु का भी हो सकता है, नाम व्यक्ति का भी हो सकता है और नाम स्थान का भी हो सकता है। जैसे मैं आपको मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ, तो इसका नाम है, लैपटॉप नाम है, ये संज्ञा है इसकी। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा एक नाम है विवेक, ये मेरी संज्ञा है। मेरे सामने फैन कूलर चल रहा है, ये सब क्या है? ये नाम, ये इसकी एक संज्ञा है। बात समझ में आ रहा है? संज्ञा का मतलब होता है नाम। अब नाम जगह का भी हो सकता है। जैसे आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली संज्ञा है, आगरा संज्ञा है, मथुरा संज्ञा है, पटना संज्ञा है, मुजफ्फरपुर संज्ञा है, छपरा संज्ञा है, लखनऊ संज्ञा है, प्रयागराज संज्ञा है, बनारस संज्ञा है। बात समझ में आ रहा है? जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी, इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है, और तीनों ही क्या है? संज्ञा है। तीनों ही क्या है? संज्ञा है। संज्ञा मीन्स नाम है, तीनों क्या है? नाम है। तथा जो सुंदरता है वह एक गुण है, एक गुण का नाम है। बात समझ में आ रहा है? सुंदरता भी किसका नाम है? एक गुण का नाम है। इस प्रकार ये चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु और उनके भाव। भाव क्या है? सुंदरता। सुंदरता गुण है, इसलिए ये भी क्या है? संज्ञा है। तो चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, भाव हो, इन सभी के नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। व्यक्ति, वस्तु, स्थान और उसके भाव के नाम को ही हम कहते हैं संज्ञा। बात क्लियर हो रहा है आपको? अगर क्लियर हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें ओके करके बताइए कि आपको ये समझ आ रहा है। आगे बढ़िए। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। यह संज्ञा की परिभाषा है। एक बार फिर से देखिए संज्ञा की परिभाषा। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। बात क्लियर हो रहा है भाई? अब इस संज्ञा के भेद, अब इस संज्ञा के कई भेद हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद हैं। कौन कौन से? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के भाई कितने भेद? तीन। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। अब एक एक करके हम इन तीनों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको एक बार समझ। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, ना कि सामान्य का। किसी विशेष चीज का, विशेष व्यक्ति का, विशेष स्थान का ही बोध कराती हैं, सामान्य का बोध नहीं कराती हैं। प्रायः व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। बात क्लियर हो रहा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष का बोध होता है, सामान्य का नहीं।
जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति यानी वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गांव, आदमी, पुस्तक, नदी। नदी कहने से मतलब हुआ संपूर्ण नदियों का बोध हो रहा है। गांव कहने से मतलब हुआ पूरे गांव का बोध हो रहा है। आदमी कहने से मतलब हुआ पूरे पुरुष जाति का बोध हो रहा है। ठीक है ना। पुस्तक कहने से मतलब हुआ पूरे पुस्तक का बोध हो रहा है। धर्मस्थल कहने का मतलब हुआ पूरे धार्मिक स्थलों का बोध हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्रायः जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। जातिवाचक संज्ञा में अधिकांशतः कैसे नाम आते हैं? जो समूहवाची होते हैं, जिनका समूह में, जैसे साधु, ठीक है ना, जैसे गांव, ठीक है, जैसे शहर, जैसे मेला, इस तरह के। ठीक है ना। अब भाववाचक संज्ञा देखेंगे। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य या मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें प्रायः गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाव संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना प्रमुख 5 प्रकारों के शब्दों से होती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। क्लियर हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इसको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तित करना है। जैसे शिशु जातिवाचक संज्ञा है, शैशव या शिशुता ये भाववाचक संज्ञा है। विद्वान जो है जातिवाचक संज्ञा है और विद्वता भाववाचक संज्ञा है। शत्रु जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जो शत्रुता है वो भाववाचक संज्ञा है। बात समझ में आ रहा है। ये पशु जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन पशु के अंदर पशुता आ गई, उसका एक पशुता गुण डेवलप हो गया उसके भीतर, तो यह भाववाचक संज्ञा होगा। पुरुष जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसके अंदर अगर पुरुषत्व आ गया, उसमें कोई गुण आ गया, तो भाववाचक हो जाएगा। बच्चा एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन बच्चे में बचपना आ गया तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। मित्र है वो जातिवाचक संज्ञा है, पर मित्र में यदि मित्रता आ गई, मित्रता का गुण आ गया उसके अंदर, तो ये कैसा है? भाववाचक है। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है। आगे देखते हैं। व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा है, पर उस व्यक्ति में व्यक्तित्व निखर गया, व्यक्तित्व का गुण आ गया, तो वह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बात क्लियर हो रहा है बाबू। चलिए सर्वनाम से अब भाववाचक में परिवर्तन हम करेंगे। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बदलेगा। मम, ममता या ममत्व, स्व से स्वत्व, आप से आपा, सर्व से सर्वस्व, निज से निजत्व, अपना से अपनत्व। ठीक है ना। विशेषण से भाववाचक कैसे बनाएंगे? तो कठोर, कठोर विशेषण है और कठोरता भाववाचक संज्ञा है। विधवा विशेषण है, लेकिन वैधव्य भाववाचक संज्ञा है। आगे भी आप ऐसे ही समझिएगा, वीडियो रोक के इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए क्रिया है, क्रिया से भाववाचक कैसे बनाएंगे? सुनना एक क्रिया है और सुनवाई ये भाववाचक संज्ञा है। गिरना एक क्रिया है और गिरावट भाववाचक संज्ञा है। कमाना एक क्रिया है और कमाई भाववाचक संज्ञा है। बहुत आसान है, इसको आसानी से समझ लीजिएगा आप। अव्यय से भाववाचक कैसे बनाएंगे? दूर से दूरी, ऊपर से ऊपरी, धिक से धिक्कार, इस तरह से कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। हमने संज्ञा को अच्छे से समझ लिया, आई होप कि आपको भी समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम। अब आइए सर्वनाम को हम पढ़ते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे तुम, वह, हम, आप,
उसका आदि, ये सभी क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम के लगभग निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम के 6 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम, मध्यम पुरुष में तुम और आप, और अन्य पुरुष में आता है वह, वे, जो, सो, उनका, उसका, कौन, किससे, स्वयं, स्वतः। ये सब किस में आता है? अन्य पुरुष में। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष या फिर उत्तम पुरुष भी कह सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनामों का प्रयोग करने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए उसके स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम सब, हम लोग इत्यादि। मध्यम पुरुष जिसमें तुम, तू, आप जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। इन दोनों को छोड़ के बाकी कुछ भी प्रयोग किया जाए, चाहे वो किसी का नाम हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वे लोग, यह, आप, ये सभी अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष में आते हैं। ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके मुख्य 2 प्रयोग हैं। निकट की वस्तुओं के लिए यह या ए प्रयोग करते हैं और दूर के वस्तुओं के लिए वह या फिर वे प्रयोग करते हैं। बात क्लियर हो रहा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहलाता है? जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई सर्वनाम का प्रयोग प्रायः प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है, जैसे कोई उसे बुला रहा है। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं हम।